हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रिंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ जो कि हमारा 45 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और इस कोर्स में आपको जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आज इंग्लिश सिखाऊंगी। आज हम इंग्लिश से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ये हमारा 45 डेज का कोर्स है जिनमें आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी, नोट्स मिलेगी, साथ में आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए इंग्लिश बोलने की। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे फर्स्ट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बेसिक क्या है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश को ग्रो करना है, इंग्लिश में अपनी अच्छी कमांड बनानी है ना, तो पहले उसके रूट्स को जाननी होगी, पहले उसके बेसिक्स को जाननी होगी, तभी आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं, 52। वर्णमाला यानी कि व्यंजन, है ना, व्यंजन कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट होते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। यानी कि अगर आप हिंदी में देखने जाओ तो 52 होते हैं और इंग्लिश में होते 26। ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट को इस प्रकार बांटा गया है। देखिए किस प्रकार बांटा गया है, ये हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ये जितने भी आपको स्लाइड दिख रहे हैं ना, ये सारे कवर करवाऊंगी। यहाँ पे आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज भी फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट यानी कि ए से जेड तक अल्फाबेट हमारे होती है ना। लेटर्स, ए से जेड क्या है हमारे, ये लेटर्स है। लेटर्स में सबसे पहले हम लेटर्स को दो डिवाइड में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा ये जो फर्स्ट इसका कैटेगरी होते हैं वो है रिटन एंड सेकंड कैटेगरी होते हैं ओरल। रिटन यानी कि जिसमें हम कैपिटल एबीसीडी का यूज करते हैं ना, कैपिटल लेटर वाले और स्मॉल लेटर वाले एबीसीडी का यूज करते हैं। जब भी हम लिखते हैं, लिखते वक्त या तो हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं या तो हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या कोई लेटर्स होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ओरल की बात करो, या तो हम वॉवल्स का यूज करते हैं या तो हम कॉन्सोनेंट का यूज करते हैं। क्या इसके अलावा हम कोई भी सेंटेंस बनाते, कोई भी वर्ड्स बनाते, क्या इसके अलावा कोई भी, जब आप उसे प्रोनाउंस करते हो, क्या इसके अलावा कोई साउंड निकलती है, वॉवल्स या कॉन्सोनेंट के अलावा क्या कोई साउंड निकलती है, निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दो ही होते हैं, या तो वॉवल्स हो सकते हैं या तो कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। वॉवल्स का काम होता है, अगर मैं आपको हिंदी में समझाने जाऊं, वॉवल्स वॉवल्स का काम होता है मात्रा बताने के लिए काम किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक हिंदी के शब्द लिखे, जैसे मान लो एक नाम लिखते हैं रवि। ठीक है, ये नाम लिख दी रवि, तो ये जो व में ये जो मात्रा दिख रही है ना, ये मात्रा किसकी किसकी हेल्प लेकर हम बनाएंगे ये मात्रा की इंग्लिश, वॉवल्स की हेल्प लेकर। आर हमारा कॉन्सोनेंट है, वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो मात्रा दिख रहा है ना, ये हमारा वॉवल्स के जरिए यहाँ पे वॉवल्स लगेंगे। तो वॉवल्स का काम होता है, वॉवल्स मतलब ही होता है मात्रा। वॉवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मात्रा की जगह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी अगर मात्रा देखने जाए, इसके लिए हम आई का यूज कर देंगे। तो आई क्या है, हमारा वॉवल है ना। अगर ऐसा कोई मात्रा आए तो उसके लिए हम ए का यूज कर दे, ए या डबल ए का यूज कर देते। ये ए क्या है, हमारा वॉवल है। तो वॉवल का काम ही होता है मात्रा बताने का। ठीक है, अगर आप एकदम स्टार्टिंग करते हो ना, अगर आपको टाइपिंग करने भी नहीं आती है ना, तो भी आप वॉवल सीखोगे, कॉन्सोनेंट सीखोगे, तब आप जाके टाइपिंग करना सीख पाओगे। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक चीजें मैंने बताया कि ये जो लेटर्स होते हैं ये दो लेटर्स होते हैं। एक चीज और आप ध्यान दो, पहले हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं, हमारे लेटर होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं टोटल। ठीक है, और ये 26 लेटर्स में हमारे जो वॉवल्स होते हैं, एक हमारे वॉवल्स होते हैं और एक हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। एक हमारे वॉवल्स और एक हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं, वॉवल्स हमारे होते हैं 5। बाकी कितने बच गए, हमारे बच गए 20। 20 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अब आप बोलोगे मैम 20 और 5, 25 हो गए।
तो एक यहाँ भी एक होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी वॉवल्स। सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल होता है, वॉवल्स नहीं वॉवल। सेमी वॉवल्स हमारे होते हैं 1। तो हो गया ना टोटल 26। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो वॉवल्स होते हैं ये होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। हो गए ना 5। 5 हमारे वॉवल्स हो गए। सेमी वॉवल्स होते हैं वाई। और कॉन्सोनेंट जितने भी वॉवल्स और सेमी वॉवल्स को छोड़कर जितने भी बच जाते हैं, बी, डी, एफ, जी, जितने भी बच जाते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, जितने भी बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें से अब वॉवल्स का काम तो मैंने बताया कि मात्राओं को बताने का काम, मात्रा जहां पे लगता है उसकी जगह हम वॉवल्स का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट जो हमारे शब्द होते हैं उसके लिए हम कॉन्सोनेंट का यूज करते हैं। सेमी वॉवल्स का मतलब क्या होता है? सेमी वॉवल्स मतलब जो आधा वॉवल्स है आधा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वाई का यूज हम वॉवल्स के रूप में भी करते हैं, कॉन्सोनेंट के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा येलो। अगर हम इसे हिंदी में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे येलो, है ना? तो य क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन है ना, तो कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कि वाई का साउंड क्या आया? कॉन्सोनेंट में। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिख दूं क्राई, इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं क्राई। तो यहां पर वाई का साउंड हमारा ई का साउंड आया। ई यानी कि इसमें हमारा ई स्वर, ये वॉवल्स यानी कि स्वर, और स्वर हमारे होते हैं ई। ठीक है, तो ये कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह भी वर्क करता है और कभी कभी वॉवल्स की तरह भी वर्क करता है, इसीलिए इसे सेमी वॉवल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि 26 लेटर्स में हमारे 5 वॉवल्स हो जाते हैं, 1 सेमी वॉवल्स हो जाते हैं, और जो 20 बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, ये सारे बेसिक करने के बाद हम आगे एडवांस में चलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब मैं आपको ये बात बता देती हूँ, देखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें क्या सीखनी होती है? मान लो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, ABCD तक नहीं जानते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है? सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है लेटर्स की। जब कोई बच्चा बड़ा होता है उसे हम पढ़ना सिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? लेटर्स सिखाते हैं, यानी कि ABCD आप सिखाते हो ना, जो 26 हमारे लेटर्स होते हैं वही सिखाते हैं ना। तो सबसे पहले हम उसे लेटर्स की नॉलेज देते हैं, उसे लेटर्स सिखाते हैं कि कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है, उसे लेटर्स पहचानना सिखाते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसे लेटर्स की नॉलेज हो जाती है, जब वो और ग्रो करता है तो उसके बाद हम उसे वर्ड्स सिखाते हैं। वर्ड्स यानी कि मान लो उसने ABCD सीख ली, तब हम उसे क्या सिखाएंगे? A फॉर एप्पल सिखाएंगे ना। और ये एप्पल कैसे बने? ये लेटर्स को जोड़ जोड़ के तो एप्पल बने। तो लेटर्स उसने सीख लिया, इसीलिए हम लोगों ने उसे वर्ड्स बताया। ठीक है, अब उसने ए फॉर एप्पल मतलब जितने वर्ड्स थे उसने वो सारे वर्ड्स उसने सीख लिए। अब वर्ड्स सीखने के बाद उसका काम होता है वो वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर एक सेंटेंस बनाने का काम करता है वो। ठीक है, उसने ग्रो करा और वो वर्ड सीख कर अब सेंटेंस बनाएगा। सेंटेंस यानी कि दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। उसने एक सेंटेंस बनाना सीखा। ठीक है, उसने एक सेंटेंस बनाना सीखा। सबसे पहले उसने लेटर सीखे, यानी कि A से Z तक उसने लेटर सीखे। लेटर सीखने के बाद उसने वर्ड सीखे, यानी कि वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एप्पल, बॉल, यानी कि जितने वर्ड्स होते हैं उन सबको जोड़कर आपने क्या जितने भी लेटर्स होते हैं उन सबको जोड़कर आपने क्या सीखा? वर्ड्स बनाना सीखा। राइट, अब वो वर्ड्स को जोड़कर आपने एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीखा। अब ये भी सेंटेंस बनाने की भी टेक्निक होती है ना। ऐसे ही क्या आप सेंटेंस बना लोगे? कहीं भी आप इज लगा दोगे, कहीं भी अन लगा दोगे, कहीं भी एप्पल लगा दोगे, कहीं भी दिस लगा दोगे, तो क्या बन जाएगी? ऐसे अगर हम लिखे एप्पल, दिस इज एंड, ऐसे अगर हम सेंटेंस बनाए तो क्या एक प्रॉपर सेंटेंस है? नहीं। वर्ड सीखने के बाद भी सेंटेंस बनाने की टेक्निक होती है जो कि बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है,
अब मान लो उसने प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब सेंटेंस बनाने के बाद उसका क्या काम होता है, एक पैराग्राफ बनाना। ठीक है, पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी कि सेंटेंसेस को जोड़ जोड़कर वो कुछ लंबा सा पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज एन एप्पल, एप्पल इज वेरी स्वीट, एप्पल बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने जोड़ जोड़ कर कुछ सेंटेंसेस बनाए, पैराग्राफ बनाया, एक पैराग्राफ बनाया। अब ये पैराग्राफ को जोड़ जोड़ कर उसने तैयार कर लिए हैं स्पीच, यानी कि वो अब स्पीच बोलने लायक बन गया, यानी कि वो इंग्लिश बोलने लायक बन गया। यानी कि अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले आप लेटर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। आपको लेटर्स का नॉलेज है तो आप वर्ड्स की तैयारी करो जमकर। वर्ड्स भी अगर आपको समझ में आ गए तो आप सेंटेंसेस बनाने की तैयारी करो। सेंटेंसेस बनाना आ गए तो आप पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ बनाना आ गए तो अब आप स्पीच रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने की भी यही एक टेक्निक होती है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप भी एक स्पीच रेडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहीं पर बात की गई है कि लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, अंग्रेजी भाषा जो होती है, सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। अभी मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या सीखना होता है, लेटर सीखना होता है। तो सबसे छोटी यूनिट हमारी होती है लेटर्स, यानी कि ए से जी तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना अर्थ निकलता हो वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब ये वर्ड्स को, लेटर्स को ही तो जोड़ जोड़कर एक प्रॉपर वर्ड्स हम बना पाते। क्या वर्ड्स भी जैसे तैसे हम जोड़ जोड़ जाड़ के बना सकते नहीं, लेटर्स को भी समझ समझ कर एक ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका मीनिंग निकलता हो, वही हमारा वर्ड्स कहलाता। ठीक है, वर्ड्स यानी कि जैसे बैड, हम लोगों ने बी जोड़ा, ए जोड़ा, डी जोड़ा तो बैड हो गया। डॉग, गुड, सॉफ्ट, डू, तो ये लेटर्स को जोड़ जोड़कर, लेकिन इसका मीनिंग निकलता हो, ऐसे इसको सजाया गया है। अगर मान लो बैड के जगह हम ऐसे करके लिख देते ए डी बी, इसका कोई मीनिंग निकलता है क्या, कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो लेटर्स को भी सही ढंग से हम लोगों ने जोड़ा, एक ग्रुप में बनाया, जिसका मीनिंग निकल रहा हो, वही हमारा वर्ड्स कहलाते हैं। अंग्रेजी में उपयोग होने वाले सारे शब्दों में 8 वर्ग में बांटा गया है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं वो उसे 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला हमारा होता है नाउन, यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसके अलावा एक और होता है वो आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को भी इसके कैटेगरी में ऐसे होते नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आर्टिकल्स को भी सीखना बहुत ही जरूरी होती है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे ए का यूज करे, कहाँ पे एन का यूज करे और कहाँ पे द का यूज करे, वो भी तो जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस अगर आप ये नौ नौ पार्ट्स को अगर आप सीख लेते हो तो आपको इंग्लिश में जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, आपको उसकी पहचान हो जाएगी कि कौन से वर्ब है, कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है। तो इसकी क्लास मैंने करवा रखी हूँ और इस कोर्स में भी मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे, लेटर से शुरुआत कर रहे। लेटर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, देन स्पीच रेडी करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब तो आपको बातें समझ में आ गई, अब हम देख लेते हैं कोई भी सेंटेंस। अब मुझे इतना तो, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मुझे इतना तो आप पता है कि आपको लेटर्स आते हैं, तभी आपने इंग्लिश बोलना, बोलने का मन आपको है। अगर आपको लेटर्स आते हैं तभी तो आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश बोलूं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इस वीडियो को क्लिक किया उसे लेटर्स नहीं आते हैं। और वर्ड्स को भी आप प्रॉपर ढंग से फ्रेम करना आता है, आपको वर्ड्स भी आते होंगे थोड़े बहुत, और जो नहीं आते वो वर्ड्स तो आपको याद करने होंगे। उसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपको वहां पे सब, वहां पे डब्ल्यू लगाओ, वहां पे ए लगाओ, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। वो वर्ड आपको खुद ही याद करने होंगे। अब वर्ड के बाद आ गया आपकी सेंटेंसेस, जो कि अब मैं आपकी हेल्प करूंगी सेंटेंसेस बनाने में। कोई भी सेंटेंस मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा उसमें वर्ब होना चाहिए और तीसरा उसमें ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये तीनों रहेंगे तभी आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम को करता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं,
यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक मैंने सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पे अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप बताओ तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? आप नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता है, बेसिक नॉलेज आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम को करता है, कर्ता जो काम को करता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। जो काम को करता है, तो यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा है वर्ब। अब ये सेंटेंसेस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, इसे मैं बोल देती हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही। ठीक है, इंग्लिश, यहाँ थोड़ा सेंटेंसेस को हमने चेंज किया, मैं इंग्लिश पढ़ा रही। तो इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? मैं, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गई। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया यानी कि एक्शन, एक्शन यानी कि काम। सेंटेंसेस में क्या काम हो रहा है? तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये जो पढ़ाना है ना, ये हमारा होता है वर्ब। जो काम होता है, जो क्रिया होती है, जो सेंटेंसेस में एक्शन होते हैं, वो हमारे होते हैं वर्ब। अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि हो जाता है जिस पर कार्य का प्रभाव होता है, कर्ता जो क्रिया को करता है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मैं पढ़ा रही हूं, मैं क्या पढ़ा रही हूं? इंग्लिश। पढ़ाने का काम, मेरा पढ़ाने का काम किस पे चल रहा है? इंग्लिश पे चल रहा है, इंग्लिश विषय पे चल रहा है ना मेरे पढ़ाने का काम। तो ये जो इंग्लिश हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये होते सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते? सब्जेक्ट यानी कि अभी मैंने बताया कर्ता जो काम को करता है। सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, सिंगुलर नेम यानी कि सिंगल बंदा, जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं ना। और एक होते हैं यू, वी, दे यानी कि प्लूरल, प्लूरल व्यक्ति यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति। इसके हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही का मतलब होता है वह, और ये किसी मेल पर्सन के लिए यूज होता है। और सी की बात करो तो सी का मतलब भी होता है वह, और ये यूज होता है फीमेल पर्सन के लिए। ठीक है, इट का मतलब यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, वेदर के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए इट का यूज होता है। नेम किसी भी बंदा, लेकिन एक बंदा होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए। उस वो हमारे सिंगुलर कहलाते हैं, सिंगुलर व्यक्ति यानी कि सिंगल पर्सन। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब, वे। ठीक है, प्लूरल यानी कि इसमें एक से ज्यादा बंदा, यानी कि सब्जेक्ट भी दो कैटेगरी में होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट, एक बंदा। अब प्लूरल में आते हैं यू, वी, दे, एक से ज्यादा बंदा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। अब आ जाते हैं वर्ब। सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया ना, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है ये भी मैंने बता दिया कि जो काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, अब आ जाए वर्ब। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि एक्शन, है ना, क्रिया यानी कि एक्शन। और ये एक्शन क्रिया को दो डिवाइड, इसकी से हम लोगों ने दो, इसके दो कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य काम होता है मुख्य क्रिया का। ओके, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो
उसमें या तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों साथ में आएंगे, या तो किसी में हेल्पिंग वर्ब आएंगे लेकिन मेन वर्ब नहीं आएंगे, या किसी में मेन वर्ब आएंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगा, वर्ब जरूर आएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सेंटेंस में एक जरूर आएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं। दोनों में से एक आएंगे तो आएंगे ही, या दोनों साथ में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम को डिस्क्राइब करना, और मेन वर्ब का काम होता है वर्क ऑन सब्जेक्ट, वर्क ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम को करता है वो हमारा मेन वर्ब होता है ना। अब देखिए, ये टाइम, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम, टाइम यानी कि या तो वो टाइम तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रेजेंट, दूसरा टाइम होता है हमारा पास्ट, और तीसरा टाइम होता है हमारा फ्यूचर। ये हो गए टाइम। और ये टाइम में भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखने जाए तो वो होता है इज, एम, आर। ये होते हैं प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे वॉज, वर। और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे वही। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हो गए। और मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया काम, काम, काम जैसे कि जाने का काम, खाने का काम, खेलने का काम, सोने का काम, उठने का काम, रोने का काम, धोने का काम, यानी कि आना जाना खाना पीना जिसके लास्ट में ना आता हो। ना जैसे जाना, खाना, खेलना, यानी कि ना, ने, नी, ये जो लास्ट में क्या आते हैं, देखिए सबके लास्ट में ना। जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सबके लास्ट में ना जरूर देखने को मिलेंगे। वो हमारे होते क्रिया, वो हमारे होते मेन वर्ब, जिसको करता करता है, यानी कि जिसको सब्जेक्ट करता है। ओके, तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गए, वर्ब क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या व्यक्ति, जो वस्तु या व्यक्ति। अब देखिए, वस्तु व्यक्ति यानी कि ऑब्जेक्ट वस्तु भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता जो कार्य को करता है ना, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे आई लाइक योर शर्ट, आई लाइक योर शर्ट, आई हमारे हो गए सब्जेक्ट, लाइक हो गए हमारे वर्ब। आज सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है। आई लाइक योर शर्ट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, तुम्हारा शर्ट, तो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। सी राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखती है, लेटर लिखती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट तो बहुत आसान है, ये क्लियर हो गए ना। अब आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलता, मैं हिंदी बोलता हूं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई स्पीक हिंदी। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। देखिए, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्पीक हो गया वर्ब, हिंदी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ए यानी कि ऑक्सिलरी, और वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। जिस मैंने क्या बोला, या तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे या तो मेन वर्ब आएंगे, लेकिन दोनों में से जरूर एक आएंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब वर्क कर रहा था। एक मिनट, यहाँ हमारा क्या था, मेन वर्ब था। ये स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पीक यानी कि बोलने का काम कर रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो आ सकते हैं। जैसे वो खुश है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज हैप्पी। एक मिनट, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज हैप्पी। वह खुश है,
ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, हैप्पी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो या तो मेन वर्ब आएंगे या तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे या तो वो दोनों आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का अता पता नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी बोलो, इसे हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली में इसमें है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट का आप जिक्र कर सकते हो, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज, इसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि जो बोलता है ना वो अंडरस्टूड रहता है। अब देखिए इंग्लिश बोलो, मैंने आप मेरे सामने और मैं यहाँ पर, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, हम आमने सामने हैं, और मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश बोलो, तो आप अंडरस्टूड है ना कि मैं आपसे ही बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूंगी, तुम इंग्लिश बोलो? नहीं, मैं सिर्फ सिंपल तो बोल सकती हूँ इंग्लिश बोलो। तो यहाँ पर मैंने तुम का यूज नहीं किया, उसे छुपा दिया। चाहे तो मैं बोल सकती हूँ यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलो, लेकिन मैंने सोचा कि आप तो सामने ही बैठे हो, मैं क्या तुम का यूज करूं, मैं सिंपल बोल दी इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यूज सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक तरह से गलत कहा जाता है, क्योंकि हम तो अंडरस्टूड है, आगे वाले भी बंदा अंडरस्टूड है कि हम सेकंड पर्सन यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कैन, ऑब्जेक्ट। कैन हमारा होता है मॉडल वर्ब, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, बस मैंने सिर्फ एग्जांपल एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता दिया। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, जैसे आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया वैसे एक तरह से मॉडल वर्ब भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ा सकते हो, हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोल सकते हैं यू कैन टीच, आप पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच। तो कैन हमारा क्या हो गया, मॉडल वर्ब। ठीक है, तो ये चार तरह से, या तो आप मेन वर्ब का यूज करो, या तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, या तो मेन वर्ब मॉडल वर्ब का यूज करो। और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाता है, जिसमें मेन वर्ब का भी यूज किया जाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं मैं दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए एम, ये जो एम है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो ये इतने तरह से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब तो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज दे दिया, ये सारे हमारे क्या थे अभी तक बेसिक नॉलेज थे, जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने का रूल बताया। ठीक है, और मैंने ये बताया कि सबसे पहले आपको क्या सीखनी चाहिए, देन क्या सीखनी चाहिए, ये हम लोगों ने बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ये अभी देखिए, अभी जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस अभी आप बना लोगे, बस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे आप डेली यूज में अगर आप ये सारे सेंटेंसेस का यूज करते हो ना, तो आप रोजाना की इंग्लिश बोलने के लायक तो जरूर बन जाओगे आज से ही। अब देखिए, हैव एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लीजिए। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, पानी लीजिए, कुर्सी लीजिए, चाय लीजिए, या फिर आप अपने कॉलीग्स को बोलते हो थोड़ा ब्रेक लीजिए, ओके, कुछ फल लीजिए। तो लीजिए, लीजिए का जो साउंड आता है उसमें हैव का यूज करते हैं। हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे पानी लीजिए, तो हम ये सिंपल बना सकते हैं, हैव वाटर। क्या ये सेंटेंस हार्ड था, क्या ये सेंटेंस बनाना हार्ड था? अब आप जब भी लीजिए का साउंड निकालोगे तो वहां पर हैव का यूज कर देना, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा ब्रेक लीजिए, आपको बोलना होगा थोड़ा ब्रेक लीजिए, तो आप कैसे बोलोगे, अब बोलना हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेक, ब्रेक लीजिए, हैव अ ब्रेक। कुछ फल लीजिए, कुछ फल लीजिए आप बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हैव सम फ्रूट्स, हैव सम
फ्रूट्स, थोड़ा फल लीजिए, हैव सम फ्रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कुर्सी लीजिए, आप बैठने के लिए कुर्सी दे रहे हो, आप बोल रहे हो कुर्सी लीजिए, तो आप बोलोगे हैव चेयर, हैव चेयर। कुर्सी लीजिए, हैव चेयर। कुछ मिठाई लीजिए, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हैव सम स्वीट्स, हैव सम स्वीट्स। कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। ठीक है। चाय लीजिए, हैव टी। कॉफी लीजिए, हैव कॉफी। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जब लीजिए का साउंड आए तो आप वहां पर हैव का यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान है ना। तो अब आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में हैव का यूज जरूर शामिल कीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश अभी से ही थोड़ी बहुत सुधरी लगेगी। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट एक हमारा छोटा सा वर्ड है गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। जब भी आपको बोला मुझे दीजिए, सब मुझे पानी दीजिए, मुझे आपका फोन दीजिए, मुझे एक कलम दीजिए, मुझे एक किताब दीजिए, तो मुझे दीजिए का साउंड आएगा तो वहां पे आपको गिव मी का यूज करना है। गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मुझे पानी दीजिए, तो हम बोलेंगे गिव मी वाटर। मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर। मुझे आपका फोन दीजिए, मुझे आपका फोन दीजिए, तो हम बोलेंगे गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन। मुझे आपका फोन दीजिए, गिव मी योर फोन। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, तो हम बोलेंगे गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस। मुझे थोड़ा समय दीजिए, समय देखिए, मुझे दीजिए का साउंड आ रहा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम बोलेंगे गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम। मुझे किताब दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? मुझे किताब दीजिए, हम बोलेंगे गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। मुझे किताब दीजिए, गिव मी अ। ठीक है। तो इस तरह से मुझे दीजिए का साउंड आएगा तो आप गिव मी का यूज कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक हैव बताया और एक गिव मी बताया। इन दोनों का यूज अभी से आप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जब भी आपको लीजिए या फिर मुझे दीजिए का साउंड आएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के। अब जरूरी नहीं है कि आज फर्स्ट डे है आप इसका ट्रांसलेशन कर ही लोगे, लेकिन अगर आप मुझे ट्रांसलेशन करते हुए देखोगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आप भी ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हो। और जब आप ये 45 डेज कंप्लीट करोगे ना, तो आप डेफिनेटली ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जरूर सीख जाओगे। इसमें ग्रामर रूल का यूज किया जाता है ट्रांसलेशन करते वक्त। मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी स्ट्रांग होगी। जैसे एक स्टोरी है, एक शानदार महल में एक खूबसूरत परी रहती थी, जिससे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। एक शानदार महल, एक शानदार महल यानी कि इसे हम बोलेंगे एक शानदार महल में यानी कि इन, हम बोलेंगे इन अ शानदार यानी कि मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। और महल यानी कि पैलेस। एक शानदार महल में, इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस, एक खूबसूरत परी रहती थी। पास्ट टेंस की बात करें तो लिव्ड का यूज करेंगे। लिव्ड अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल, फेरी, परी यानी कि फेरी। तो हमारा सेंटेंस हो गया इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस लिव्ड अ ब्यूटीफुल फेरी। एक शानदार महल में एक खूबसूरत परी रहती थी। अब यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी शानदार यानी कि मैग्निफिसेंट, महल यानी कि पैलेस। ठीक है। ये आपके वर्ड आपको पता चल गए नए। ठीक है। जिसे, जिसे हमारा एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। जिसके लिए हम यूज करेंगे हु का। जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था, तो पास्ट की बात कर रहे यानी कि वॉज, हु वॉज वेरी
प्राउड मतलब बहुत घमंड था। क्या चीज पे घमंड था? अपनी खूबसूरती पर। ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी खूबसूरती पर, खूबसूरती यानी कि ब्यूटी। इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस लिव्ड अ ब्यूटीफुल फेरी हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। एक शानदार महल में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। ठीक है। जब आप इंग्लिश 45 डेज में कंप्लीट कर लोगे तो आप भी ये ट्रांसलेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। अभी आप मेरे साथ कोशिश कर सकते हो, यानी कि जैसे मैं अभी आप ट्रांसलेशन कर रही हूँ ना, तो आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक दिन उस परी ने घोषणा करी थी। एक दिन यानी कि वन डे, वन डे एक दिन उस परी ने घोषणा करी कि द फेरी, द फेरी घोषणा यानी कि अनाउंस्ड। पास्ट टेंस में बना रहे ना, तो ये सारे पास्ट टेंस में बनेंगे। अनाउंस्ड दैट, घोषणा करी कि जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा मैं इनाम दूंगी। ठीक है, तो उसे मैं इनाम दूंगी, पहले इसे हम बनाएंगे आई विल, जिसे कॉन्ट्रैक्ट करके हम आइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल रिवॉर्ड, आई विल रिवॉर्ड यानी कि मैं उसे इनाम दूंगी। ठीक है, मैं उसे इनाम दूंगी जिस प्राणी का, यानी कि द क्रिएचर, द क्रिएचर, जिस यानी कि हुज चाइल्ड, हुज चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल रिवॉर्ड, यानी कि मैं उसे इनाम दूंगी। द क्रिएचर हुज चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा। प्राणी यानी कि क्रिएचर। ओके, नेक्स्ट देखिए। ये सुनकर सभी खुश हो गए। ठीक है, ये सुनकर सभी खुश हो गए, तो हम बोलेंगे हियरिंग, सुनकर, जिरंड के रूप में यूज किए। ठीक है, हियरिंग दिस एवरीवन, हियरिंग दिस यानी कि ये सुनकर, एवरीवन बिकेम, पास्ट टेंस, बिकेम हैप्पी, मतलब ये सुनकर सभी खुश हो गए। हियरिंग दिस एवरीवन बिकेम हैप्पी। और यानी कि एंड, अपने अपने बच्चों के साथ पुरस्कार को जीतने की चाह में एक स्थान पे जमा हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे along with, along with their children, यानी कि अपने बच्चों के साथ, along with their children, gathered, gathered यानी कि जमा हो जाना। ठीक है, जमा हो जाना एक स्थान पे, gathered at one place, one place in the, in the, in the desire, desire यानी कि चाह, to win the prize, to win the prize मतलब प्राइज की जीतने की इच्छा में, चाह में। ठीक है, हियरिंग दिस यानी कि ये सुनकर, एवरीवन बिकेम हैप्पी, सभी खुश हो गए। एंड अलोंग विद देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ, गैदर्ड एट वन प्लेस, एक स्थान पे एकत्रित हो गए। इन द डिजायर टू विन द प्राइज, पुरस्कार जीतने की इच्छा से, चाह से। ठीक है, इच्छा, चाह। द फेरी यानी कि जो परी थी उसके लिए यूज किया गया स्टार्टेड। हमारा हिंदी क्या है? परी सारे बच्चों को ध्यान से देखने लगी, देखने लगी यानी कि स्टार्ट की, स्टार्टेड वॉचिंग, देखना यानी कि वॉचिंग। स्टार्टेड के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, वॉचिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द
children carefully, carefully। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? हमारा हिंदी था, परी सारे बच्चों को ध्यान से देखने लगी। द फेरी स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द चिल्ड्रन केयरफुली, केयरफुली यानी कि ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, वहां पर एक बंदरिया का बच्चा आया हुआ था। वहां पर यानी कि देयर, देयर वॉज अ चाइल्ड, देयर वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ मंकी, ऑफ अ मंकी। देयर वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ मंकी मतलब एक मंकी का बंदरिया आया हुआ था। जब उसने बंदरिया की चपटी नाक वाले बच्चे को देखा, यानी कि किसने देखा? परी ने। वैन सी का यूज परी के लिए किया गया है। वैन सी सॉ देखा, यानी कि सॉ द बेबी मंकी, बेबी मंकी यानी कि मंकी के बच्चे, विद अ फ्लैट नोज, चपटी नाक। जब उसने बंदरिया के बच्चे की चपटी नाक को देखा तो वो उसे देखकर बोलने लगी। कौन बोली? परी। तो वह उसे देखकर बोलने लगी, यानी कि सी लुक्ड, देखना। ठीक है, लुक पास्ट टेंस, लुक्ड एट हिम एंड स्टार्टेड सेइंग, और बोलने लगी, स्टार्टेड सेइंग, और बोलने लगी, कितना कुरूप है ये बच्चा। क्या बोलने लगी? कितना कुरूप, यानी कि हाउ अगली, हाउ, एक मिनट, हाउ अगली इज दिस चाइल्ड, इज दिस चाइल्ड, कितना कुरूप है ये बच्चा। देयर वॉज अ चाइल्ड ऑफ मंकी, यानी कि वहां पर एक बंदरिया का बच्चा आया हुआ था। व्हेन शी सॉ द बेबी मंकी विद अ फ्लैट नोज, जब उसने यानी कि परी ने उस बंदरिया के बच्चे की चपटी नाक देखी, से लुक्ड एट हिम, तो वो उसे देखकर स्टार्टेड सेइंग, कहने लगी, बोलने लगी, हाउ अगली इज दिस चाइल्ड, कितना कुरूप है ये बच्चा। ठीक है, इसके माता पिता को तो मैं कभी पुरस्कार नहीं दे सकती। आई कैन नेवर, कभी नहीं, यानी कि नेवर गिव अवार्ड, अवार्ड टू हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स को मैं कभी भी पुरस्कार नहीं दे सकती। परी की ये बात सुनकर उस बच्चे की माँ को बहुत बुरा लगा। द चाइल्ड्स, द चाइल्ड्स मदर, मतलब उस बच्चे की माँ, फेल्ट, एक मिनट, मदर फेल्ट वेरी बैड, फेल्ट वेरी बैड आफ्टर हेयरिंग, मतलब यह सुनकर उसकी जो माँ है उसे बिल्कुल, उसे बहुत बुरा लगा। कौन सी बात? दिस वर्ड्स ऑफ द फेरी, परी की बात, दिस वर्ड्स ऑफ द फेरी, उस परी की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने बच्चों को हृदय से लगाकर कहने लगे, वो अपने बच्चों को हृदय से लगाकर कहने लगे। यहां लिखते हैं, ठीक है, सी hugged, she hugged her children, hugged her, एक मिनट, she hugged her child, अपने बच्चों को, अपने बच्चे को, and started, started saying, अपने बच्चे को गले से लगाकर कहने लगी, मेरा लाल तू तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे मेरा लाल, यानी कि मेरा बेटा, माई सन। ठीक है, माई सन यू आर, माई सन यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तू तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ,
इसके लिए हम बोलेंगे आई लव यू वेरी मच, वेरी मच। उसके बाद है हमारा सेंटेंस, मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके लिए हम बोलेंगे मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि आर द यू आर द बिगेस्ट, यू आर द बिगेस्ट प्राइज, यू आर द बिगेस्ट प्राइज फॉर मी। मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं कोई दूसरा पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहती। आई डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट, ठीक है, डोंट होता है, वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। डू नॉट वॉन्ट टू गेट, डू नॉट वॉन्ट टू गेट एनी अदर रिवॉर्ड, यानी कि मैं कोई दूसरा अवार्ड नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उसका बेटा ही उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इसके लिए हम बोलेंगे भगवान, यानी कि गिव यू गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, यानी कि भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तो ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन, ठीक है। छोटी सी स्टोरी थी जहां पे हम लोगों ने ग्रामर देखा। ये सारी हमारी पूरी जो स्टोरी थी पास्ट टेंस पे डिपेंड थी, इसलिए सब में हम लोगों ने वॉज वर्ब या तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करा है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे ये सारे सीख जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगी ट्रांसलेशन करना। तो आज तो हमारे डे फर्स्ट थी, तो आज ये डे फर्स्ट की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, प्री इंग्लिश क्लासेस को अगर आप फॉलो करते हो टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पे सर्च करोगे ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी जो भी मैंने आज आपको करवाया है वो सभी की पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी, आपके फोन में रहेगी, आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक टाइम पर आपके फोन पे मिल जाएगी और आप हमारे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।